नमस्कार। कल मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से एटीएस के टारगेट में फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी नकली भारतीय मुद्रा के बड़े ऑपरेटर्स नेपाल में मारे गए, गैंग राइवलरी में मारे गए। कुछ के बारे में वहाँ स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविज़न में बताया गया कि ये आईएसआई के लोगों ने ही मरवा दिया, क्योंकि ये आईएसआई के अब जो आईएसआई उनको काम दे रही थी उससे कतरा रहे थे या उनके ऊपर कोई शंका हो गई थी। लेकिन जिस तरह से ये वहाँ हत्याएं हुई थीं, आप समझ सकते हैं कि संभवतः ये इतनी डेयरिंग हत्याएं आपस में जो गैंगवार होता है या किसी बड़े गैंगस्टर के इशारे पर ही हुई होंगी। जो शक गया था वो ये कि पहले नेपाल बहुत बड़ा अड्डा था दाऊद के सहयोगियों के लिए और दाऊद के लिए। जब मिर्ज़ा दिलशाद बेग वहाँ पर ज़िंदा था, बड़ी पॉलिटिकल पावर थी उसके पास, और वो दाऊद के लोगों को रुकवाने का, ऑपरेट करने का, या जो अपराध करके महाराष्ट्र और भारत के अलग अलग हिस्सों से आते थे उनको सपोर्ट करने का, उनको छिपाने का और शरण देने का काम करता था। लेकिन जब मुंबई बम ब्लास्ट के बाद कम्युनल लाइंस पर पूरे अंडरवर्ल्ड का वर्टिकल डिवीज़न हो गया, तो छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव और उनके साथ के तमाम लोग दाऊद इब्राहिम से अलग हो गए। नेपाल नेचुरल अड्डा था छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव के लोगों का, और दाऊद के जो लोग इनके संपर्क में थे या उत्तर भारत से संबंधित थे, महाराष्ट्र में चूँकि बहुत दिन तक इन लोगों ने ऑपरेट किया था, तो उनसे संबंधित लोग भी नेपाल में आके शरण लिया करते थे। दाऊद का जोर ये था, दाऊद ने वहाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जामिन शाह ने एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में दाऊद के चंगुल में आ गया और आईएसआई ने उसे अपने पेरोल पे ले लिया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। और दाऊद का टारगेट हमेशा छोटा राजन या बबलू श्रीवास्तव के लोग हुआ करते थे। छोटा राजन तो भारत छोड़कर भाग गया था, कहीं और था, लेकिन बबलू श्रीवास्तव 95 के बाद से भारतीय जेलों में बंद था। जब चुन चुन के उसके लोगों को टारगेट किया जाने लगा नेपाल में, तो बबलू श्रीवास्तव ने भी नेपाल में दाऊद के लोगों को, आईएसआई के लोगों को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू किया। जो गिरफ्तारियां हत्या के दरमियान हुई, चाहे वो जामिन शाह की हत्या में जो गिरफ्तारी हुई, या फिर यूनुस अंसारी के ऊपर जो गोली चली थी जेल के भीतर, बहुत ही सुरक्षित जेल के भीतर, उसमें जो हत्यारा, जो उसमें अपराधी पकड़ा गया था, ये सब उत्तर प्रदेश के और ख़ासकर लखनऊ या उसके आसपास के रहने वाले थे। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसी तरह और कुछ चौंकाने वाली हत्याएं कुछ और हुई, और इनमें टारगेट हुए FICN के बड़े डीलर्स। ये इन हत्याओं के करने का तरीका, और इसमें भी कुछ लोग पकड़े गए जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। इससे इस बात को बल मिलता है कि शायद बबलू श्रीवास्तव ने अपनी जो उसकी रंजिश है इस ग्रुप से, उसको भुनाने के लिए या उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये बड़ी हत्याएं वहाँ पर कराई हों। हालांकि वो खुद जेल में था, देश की अलग अलग जेलों में, तिहाड़ में, नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में, इस समय वर्तमान में बरेली में, और तमाम और जेल में। और जो हत्याएं उसके नाम पर हैं, बड़ी किडनैपिंग्स उसके नाम पर हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पुणे में, इन सब जगह जेलों में इतने लंबे समय से वो रह रहा था, लेकिन नेटवर्क में उसके कोई कमी नहीं थी। एक जो इस तरह की जो एक पहली हत्या हुई वहाँ पर, वो थी वसी अख्तर की। वसी अख्तर, बारा ज़िला जो नेपाल का बड़ा ज़िला है, नेपाल के ज़िले एरिया वाइज बहुत बड़े बड़े हैं, और उनमें उसके बीच में या उसमें बहुत बड़े बड़े नोन कस्बे नेपाल में हैं, जिनको लोग उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डरिंग ज़िलों के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। बारा ज़िला के इस्लामपुर का रहने वाला था, जिसने अपना एक निवास स्थान, अपना एक बड़ा घर बीरगंज में भी बनाया हुआ था। ये बताया जाता है कि वो लश्कर तैयबा का ट्रेंड ऑपरेटर था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में ये वांटेड था।
और भारत में और तमाम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा और जिसके लिए जगह जगह इसके विरुद्ध मुकदमे कायम हुए थे। जब से ये फरारी वहाँ पर काट रहा था मुंबई ब्लास्ट के बाद, जब ये निशाने पर आया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के, एसटीएफ के, एटीएस के भी निशाने पर ये रहा जब हम लोगों ने एफआईसीएन के विरुद्ध काम करना शुरू किया। तो ये उस समय फिगर आउट हुआ था कि वसी अख्तर भी इनमें से एक मेन ऑपरेटर है। इसे 4 बार मारने का प्रयास किया गया किंतु हर बार ये बच गया। एक दिन ये बीरगंज से इस्लामपुर एक मोटरसाइकिल पर जा रहा था। 2 लोगों ने पीछा करके इसे गोलियां मारी, 5 गोलियां इसे लगीं। तत्काल वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई, बहुत ही वहाँ का नोन आदमी था ये। भीड़ इकट्ठा हो गई, तुरंत इसको एयरलिफ्ट करके काठमांडू ले जाया गया। काठमांडू हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इसी बीच उन्हीं लोगों ने इसे हॉस्पिटल में इंसुलिन की ज़्यादा डोज देकर मार दिया। आप समझें इस बात को कि इंसुलिन ज़्यादा शुगर लेवल जब हाई हो तब उसको कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर सामान्य आदमी को आप इंसुलिन दे दें तो और ज़्यादा डोज में दे दें तो धीरे धीरे वो शरीर का जो ब्लड शुगर है उसको कम कर देता है और फाइनली आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल में शायद दूसरा कोई पॉइज़न दिए जाने पर जांच पड़ताल में तमाम दिक्कतें होती हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये निकाला गया कि इंसुलिन बहुत ढेर सारी यूनिट, यानी थोड़ी थोड़ी देर में फुल कैपेसिटी में अगर इसे दे दिया जाए तो 1 घंटे में आदमी की मृत्यु हो जाएगी। शायद यही किया गया और काठमांडू के उस हॉस्पिटल में वसी अख्तर को इलाज के दरमियान इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अगला टारगेट हुआ आफ्ताब अंसारी। ये अल्ताफ़ अंसारी उर्फ मुन्ना खान, बहुत ही कुख्यात आईएसआई का एजेंट और बड़ा अपराधी, जो कि नेपाल में जिसने अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था, ये उसका ब्रदर इन लॉ था। वो एफआईसीएन के बड़े रैकेट का हिस्सा था। यूनुस अंसारी के का सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था। ये ज़्यादातर जब यहाँ पर दिक्कत हुई, यहाँ पर लोग पकड़े जाने लगे नेपाल में, भारत में छोटे छोटे कैरियर्स जो नेपाल के थ्रू ऑपरेट करते थे, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होने लगी। तो अचानक यहाँ पर जो एफआईसीएन का फ्लो था वो कम हो गया। जो लोग एफआईसीएन पंप इन करते थे, यानी झोंकते थे भारत में, उनके लिए ये दिक्कत शुदा बात हो गई। उन्होंने फ़ौरन अपना रूट बदलकर बांग्लादेश से इसको पंप इन करना शुरू किया, क्योंकि उधर से भी बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के भीतर आना और फिर वहाँ सभी मेजर गाड़ियाँ आपको कलकत्ता से, मालदा से मिल जाती हैं। वहाँ से ये फिर भारत के अन्य अलग अलग हिस्सों में पहुँचकर एफआईसीएन का व्यापार करने लगे। और आफ्ताब अंसारी भी ज़्यादातर बांग्लादेश से ही ऑपरेट करता था और ये 12 ज़िले के परवानीपुर गांव का रहने वाला था। जब ये बांग्लादेश से ऑपरेट करने लगा और एटीएस की टीमों ने मुगल सराय में बहुत बड़ी बड़ी खेप नकली नोटों की पकड़नी शुरू की, तो धीरे धीरे ये पता लगा कि ये आफ्ताब अंसारी वहाँ पर इसकी डीलिंग करता है। नेपाल के बजाय अभी ये बांग्लादेश के रास्ते से एफआईसीएन पंप इन कर रहा है भारतीय इकोनॉमी में। 1 जनवरी 2014 को अपना एक इसने नया मकान बनवा रहा था ये नेपाल में। वो इसको देखने गया था और वहीं 2 नवयुवकों ने इसके सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। चूँकि इसके पास पैसा बहुत था, इसके फॉलोअर्स बहुत थे। जैसे ही इनको गोली मारी, साथ के लोगों ने हल्ला मचाया और काफ़ी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो गई। पुलिस भी आ गई और उन 2 बदमाशों से और पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई। भरी दोपहरिया में ये हुआ। 2 पुलिस वाले भी इसमें उनको गोलियां लगीं और बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। पब्लिक के लोगों को भी गोलियां लगीं, लेकिन किसी तरह से पब्लिक ने घेर के इन दोनों को पकड़ लिया और इन्हें काफ़ी चोट पहुंचाई। और ये तब से लेकर 2014 से लेकर आज तक नेपाल की अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये दोनों ही अपराधी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए थे। इसके बाद अगला जो टारगेट था वो था महबूब आलम। महबूब आलम के ऊपर आरोप था। महबूब आलम को इस तरह से लोग जानते थे कि जो सबसे खतरनाक, बहुत पहले वर्ष
इन 90 में 90s में 92, 93, 94 में, यानी इसके मुंबई ब्लास्ट के थोड़ा आगे पीछे की बात है। बूबी ट्रैप्स देश के अलग अलग हिस्सों में, खिलौनों में और तमाम चीज़ों में बम लगा के रखे गए थे और ट्रेन्स में ये बूबी ट्रैप्स लगाए गए थे। बूबी ट्रैप्स इसलिए कहते हैं कि ये किसी ब्रीफ केस में, किसी खिलौने में, किसी टिफ़िन बॉक्स में, इसको जब कोई टच करता था, यानी जब कोई खोलता था, जब कोई इस्तेमाल करता था, तब ये ब्लास्ट करते थे। ये टाइमर वाले बूबी ट्रैप्स नहीं थे कि आदमी उसको छुएगा, ले जाएगा, उठाएगा, खोलने का प्रयास करेगा, तब अचानक ब्लास्ट करेंगे और खोलने वाला आदमी तो उसका बचना तो मुश्किल है, लेकिन आसपास के जो लोग होंगे वो भी मारे जाएंगे। ये दिल्ली से लेके और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ये बम विस्फोट हुए थे। उस समय जो इन बम विस्फोट को ऑर्गेनाइज़ करने वाला अपराधी था, जो आतंकवादी था, उसका नाम था करीम टुंडा। करीम टुंडा के पीछे जब देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पड़ी तो ये वहाँ से पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल भाग गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इसका पीछा करना शुरू किया तो फिर ये वहाँ से भी पाकिस्तान भाग गया। और बार बार जिस समय हम लोगों ने अपनी नौकरी शुरू की थी, उस समय करीम टुंडा के बारे में यही बताया जाता था कि ये उसमें है, पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में किसी कपड़े की दुकान पर इसकी फ़ोटो या कभी कभी इसके बारे में तमाम चीज़ें दिखाई जाती थी। इसके बाद कम से कम 5 बार करीम टुंडा के मारे जाने की खबर आई। एक तो ये कि बांग्लादेश में इसकी लाश रेलवे लाइन पे मिली। दूसरा जो बहुत दिन तक चला कि साहब करीम टुंडा मारा गया, इसने पहचाना, उसने पहचाना, लेकिन ये बात गलत थी। वो उस समय नेपाल में ही था। नेपाल में भी इसके मरने की बात उड़ाई गई। इस तरह से कुल 5 बार, तब से लेके अब तक 5 बार करीम टुंडा के मारे जाने की खबर थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इसका पता करना शुरू किया, एटीएस को भी उसी समय ये पता लग गया था कि महबूब आलम जब ये नेपाल भाग के आया है तो महबूब आलम ने इसको शरण दी है और इसको वहीं, ये भी परवानीपुर बारा ज़िले का रहने वाला था और इसको वहीं कहीं आसपास शरण देकर रुकवाया जाता था। इस तरह से और फिर ये भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। 2013 में इसके ऊपर भी गोलियां मारी गईं और इसे फिर काठमांडू एयरलिफ्ट करके ले जाया गया, जहां 24 घंटे के भीतर इसकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़े FICN के डीलर्स, इन सब के बारे में आप अगर नेट को खंगालेंगे, गूगल पे जाएंगे, तो आपको कुछ न कुछ मटेरियल इनके बारे में ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि 2015 के पहले के ज़्यादातर समाचार बहुत ज़्यादा कैटेगराइज्ड नहीं थे। कुछ अखबारों की कटिंग, कुछ अखबारों में अगर उसका एडिशन होगा तो आपको ज़रूर ये इस तरह की खबर नेट पर मिल जाएगी कि ये किस तरह से ऑपरेट करते थे। FICN के बहुत बड़े वो ऑपरेटर थे। एक अगला ऑपरेटर था प्रमोद कुशवाहा। FICN के ऑपरेशन का इसका बड़ा भारी रिकॉर्ड था। नेपाल से ऑपरेट करता था, लेकिन ये बिहार के रास्ते से ऑपरेट करता था। रक्सौल इसका केंद्र बिंदु था। जो यूनुस अंसारी और आफ्ताब अंसारी का जो रैकेट था, जो काठमांडू में पाकिस्तान से आने वाले नोट्स को इकट्ठा करके और वहाँ से छोटे छोटे डीलर्स को बांटा करता था, जिनमें से कुछ रुपईडीहा बॉर्डर पे, कुछ रक्सौल बॉर्डर पे, कुछ इस तरह से। लेकिन रक्सौल बॉर्डर का पूरा काम प्रमोद कुशवाहा के पास था। ये भी बीरगंज का रहने वाला था और एक समझाना होटल है बीरगंज में, बहुत बड़ा होटल है, वो इसी का है, यानी प्रमोद कुशवाहा इसका मालिक है। कई बार इसकी हत्या का भी प्रयास किया गया, लेकिन लोग इसकी हत्या में सफल नहीं हुए। 13 अक्टूबर 2011 को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाने के यादवपुर गांव में ये पकड़ा गया। जिस समय ये पकड़ा गया उसके पास 10 पासपोर्ट, 6 नेपाली सिम, कुछ पाकिस्तानी दस्तावेज और कई लाख रुपए के भारतीय नकली करेंसी यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स बरामद हुए। उस समय इसका बड़ा हल्ला हुआ और तमाम एजेंसीज, चूँकि इसकी फिराक में पहले से ही लोग थे कि बहुत बड़ा ऑपरेटर है FICN का, और FICN उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लिए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर रहा था ये FICN। मैंने ये भी बताया था कि जब से ATM शुरू हुए थे तो ATM में जो सॉइल नोट्स हैं, यानी जिन नोट्स पे आप लिख दें, जिन नोट्स पे आप स्टेपलर के निशान बना दें, जिन नोट्स को आप उसमें होल करके और फिर सफ़ेद डोरे से बांधा जाता था पहले,
जब तनख्वाह आती थी या जब पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन होता था, तो उसको सॉइल नोट कहते थे। सॉइल नोट को एटीएम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक क्लीन नोट पॉलिसी ले आई गवर्नमेंट कि किसी भी तरह की का मार्क उस पर, किसी भी तरह की उस पर पंचिंग, किसी भी तरह का स्टेपलिंग अलाउड नहीं थी। अगर ये अलाउड होगी तो उसको नोट को वो बाहर कर देंगे सर्कुलेशन से, और उसका उसका आपको जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा सॉइल नोट्स के, ताकि एटीएम्स उसको एक्सेप्ट कर लें और लोगों में पैसे के लेन देन को आसान किया जा सके। तो इस क्लीन नोट पॉलिसी के चक्कर में ये फेक करेंसी नोट, चूँकि हाई क्वालिटी, इसको HQFICN कहते हैं, हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहते हैं, तो ये धीरे धीरे एटीएम में भी इनका आना जाना शुरू हुआ। और जो अब नई नोट 2000 की इधर पिछले 6 महीने से फिर हाई क्वालिटी FICN आई है, वो भी उनका भी निकलना अब एटीएम्स में शुरू हो गया है। पिछले 5 सालों से करीबन ये बिल्कुल बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ ये ऐसा लगता है कि फिर से इसकी प्रिंटिंग कहीं पर हमारा दुश्मन देश करा रहा है। और जो ये सॉफ्ट टेरर होता है, जो हमसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, ये सॉफ्ट टेरर है, सॉफ्ट वार है, कि भारत के खिलाफ इस तरह से इकोनॉमी को कमज़ोर करके उसमें नकली नोट को पंपिंग कर दीजिए, तो अपने आप वो किसी भी देश की इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये फेक करेंसी का बहुत बड़ा डीलर था, और 13 अक्टूबर 2011 को पूर्वी चंपारण में इसे गिरफ्तार किया गया। उस समय पूर्वी चंपारण के जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी थे श्री गणेश कुमार, उन्होंने प्रेस को ये बताया था कि इसने इसने एक्सेप्ट किया है कि ये रक्सौल के सीमा से पाकिस्तानियों को भारत में प्रवेश कराता था। क्योंकि ISI के रोल्स पे था, तो जितने भी पाकिस्तानी काठमांडू आते थे कराची से, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट से, तो उनको रक्सौल के बॉर्डर से बिहार और बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर था, उसका इंचार्ज था ये प्रमोद कुशवाहा। हुआ ये था इसमें कि इसने जिन पाकिस्तानियों को यहाँ से क्रॉस कराया है वो FICN के बड़े स्मगलर थे। वहाँ से वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके पाकिस्तान में पंजाब में पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद ये पता लगा कि रक्सौल बॉर्डर पर प्रमोद कुशवाहा नाम का आदमी है, जो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को, जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आते हैं और बाद में यहाँ वो अलग अलग माध्यम से FICN को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रमोद कुशवाहा कराता है। तो उस समय जो तत्कालीन एसपी थे श्री गणेश कुमार, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आप इसको नेट पे देख सकते हैं, कि ये ISI के रोल पे काम करने वाला फैसिलिटेशन सेंटर चलाता था, जो पाकिस्तानियों को या ऐसे व्यक्तियों को जिनको ISI नेपाल से भारत में ले जाना चाहती है, उनको ये उसको पार कराना, उनको रुकवाना, उनका सारा इंतज़ाम ये प्रमोद कुशवाहा ही करता था। 6 महीने करीब करीब ये जेल में रहा, और 6 महीने के बाद जब ये जेल से बाहर आया तो फिर अपने नेपाल में अपने अड्डे पर पहुंच गया, और वहाँ एक दिन इसे कई गोलियां मारी गईं, जब इसकी मृत्यु हो गई। एक चीज़ बहुत साफ़ हो गई इसमें कि जो कोई भी इस एलिमिनेशंस के पीछे, यानी ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स थे, ये सब 2 साल के भीतर, यानी वर्ष 2009, 10 और 11, ये 2-3 साल के भीतर ये सारे बड़े ऑपरेटर्स, जो कितने भी बड़े रहे हों, जिनमें खासकर जामिन शाह का जिक्र करूंगा मैं, जिसको वहाँ पर मीडिया टाइकून कहते थे, केबल किंग कहते थे, मीडिया मुगल कहते थे, ये जिसके पास अपना टीवी चैनल था, पहला टीवी चैनल था, 2 अखबार इंग्लिश के, 1 अखबार हिंदी का था, अपना केबल नेटवर्क था, सेटेलाइट सिग्नलिंग पर पूरा एकाधिकार था उसका, और बड़े जो पॉलिटिशियंस थे नेपाल के, उसके वो संपर्क में था। बाद में ये भी बताया गया कि दाऊद से सीधे संपर्क करने वाला वो आदमी बन गया था, लेकिन फिर भी उसकी हत्या हो गई। और किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, ये आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। देखिए, छोटा राजन ऑपरेट करता रहा, चूँकि इनकी दुश्मनी हो गई दाऊद इब्राहिम से, तो छोटा राजन अपने दुश्मनों को, यानी जो दाऊद के समर्थक थे, उनको महाराष्ट्र और उसके आसपास उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहा। और बबलू श्रीवास्तव ने
ऐसे लोगों को जो उसके समय में दाऊद या उसके दोनों के कॉमन लोग थे, लेकिन इस डिवीज़न के बाद वो दाऊद की तरफ चले गए थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। और ये भी ज़रूरी हो गया यहाँ पर जानना कि वो चूँकि जेल में था, जेल से ही बैठ के ऑपरेट करता था, तो उसने ऐसे लोगों को भी जो आईएसआई के इशारे पर या देश विरोधी, भारत देश विरोधी कार्य कर रहे थे, वो भी उसके निशाने पर रहे। लेकिन हर हत्या के बाद किसी न किसी ने नेपाल में ही इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली। जैसे भरत नेपाली, जामिन शाह के हत्या की जिम्मेदारी भरत नेपाली ने ली कि साहब मैंने मरवाया है, ये भारत विरोधी कार्य में ये लिप्त था। इसी तरह और जो हत्याएं हुई वहाँ उनकी जिम्मेदारी कहीं मदेशियों ने ली या फिर कोई वहाँ के जो और दूसरे संगठन थे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। और इसी चक्कर में वहाँ पर एक बड़े नेता की हत्या हुई थी, जिनका नाम था मैं बताऊंगा, कल के एपिसोड में बता दूंगा किनका। एक बड़े इस्लामिक संघ के बड़े नेता थे, काठमांडू में उनकी हत्या हुई थी। तो ये जो गैंगवार थी, ज़मीन पर जब वो दिखाई पड़ी, हालांकि उसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग नामजद हुए और अलग अलग लोग उसमें गिरफ्तार हुए, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई ये रिफ्लेक्शन ज़रूर आता था कि उसमें उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से संबंधित, चूँकि बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की जेलों में रहा है, तो ये बात मानी गई कि शायद उसके लोगों ने ये कार्रवाई कराई हो। बहरहाल ये जितने FICN के बड़े डीलर थे अब तक वो ख़त्म किए जा चुके थे, अब तक आपसी गैंगवार में मारे जा चुके थे। और अब FICN का रैकेट जो नेपाल से था वो बहुत वीक हो गया था। जो बड़ा रैकेट था बांग्लादेश से ऑपरेट होता था, उसको भी आफ्ताब अंसारी को के मारे जाने से वो भी थोड़ा सा वीक हो गया, लेकिन एकदम बंद नहीं हुआ कहीं से। ये छोटी छोटी मात्रा में FICN लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, फिर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दोनों जगहों से निकलने वाले FICN हमेशा पकड़े जाते रहे। और इसके लिए हम लोगों की जो स्पेशल टीम, एक टीम को हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन हो गया था फेक करेंसी नोट्स के बारे में। सब जो छोटे छोटे, बहुत कम बहुत हम लोगों की स्ट्रेंथ ATS में बहुत नहीं थी, लेकिन जो टेक्निकल स्ट्रेंथ थी वो बहुत स्ट्रांग थी हमारी। और जिसके हम उनका किसी एक का भी नंबर मिल जाए तो पूरी चेन का पता लग जाता था और उनकी ओरिजिन और वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं इसका पता लगता था। और हम उनको बीच में इंटरसेप्ट करके माल भी बरामद करते थे और उनकी गिरफ्तारी भी करते थे। आज बस यहीं तक, शेष कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से और इसको टेम डाउन किया गया, किस तरह से और इसको कट शॉर्ट किया गया कि FICN की इस रैकेट को वहाँ ऑपरेट करने से रोका गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।